तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप, ज्यामितीय आकृतियों की समझ। ठीक है, क्लास 8 का मैथमेटिक्स क्लास 8 का चैप्टर 3 है ये, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप, ज्यामितीय आकृतियों की समझ। तो सबसे पहले हम लोग सारे बेसिक्स को कवर करेंगे और फिर एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी के करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक्स को समझते हैं। तो बेसिकली अंडरस्टैंडिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप में यानी ज्यामितीय आकृतियों की समझ में हम लोग आकृति के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें, ये एक आकृति है, ये एक आकृति है, ये भी एक आकृति है, ये भी एक आकृति है। ठीक है, ये हो गया, ये ट्रायंगल शेप में हो गया, फिर इस तरह से हो गया, इस तरह से हो गया। ठीक है, ये सभी जो है आकृति हैं, बट इसमें से कुछ ऐसे आकृति हैं जिसको सरल रेखाएं कहते हैं, मतलब कि सिंपल शेप, एंड कुछ ऐसे आकृति हैं जिसको असरल रेखाएं कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम लोग ध्यान से देखें, कोई भी ऐसा आकृति जो पूरा का पूरा ओपन हो या सिंपल रेखा हो या पूरा का पूरा ओपन हो, यहाँ पे भी देखेंगे तो ये पूरा ओपन है, ये पूरा ओपन है, या पूरा का पूरा क्लोज्ड हो। ठीक है, पूरा का पूरा ओपन या पूरा का पूरा क्लोज्ड हो, तो ऐसी आकृतियां जो है सरल आकृतियां कहलाती है। ठीक है, सरल आकृतियां, या इसी को हम लोग सिंपल शेप्स कहते हैं। एंड कुछ ऐसे आकृतियां हैं, ये इसको क्या कहेंगे, असरल, असरल आकृतियां। ठीक है, ऐसे आकृतियां जो जो एक जगह पे देखोगे तो क्लोज भी है फिर ओपन भी हो। ठीक है, यहाँ पे भी देखोगे एक जगह पे क्लोज है फिर ओपन है, तो ऐसे आकृतियां को आकृतियां कहते हैं। मतलब कि नॉट ए सिंपल शेप, या इसको कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। ठीक है, नॉट ए सिंपल शेप। ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हैं इसको। ये समझ में आ गया। तो आकृतियों के बारे में हम लोग को थोड़ा बहुत समझ में आ गया है कि किस तरह की आकृतियों को क्या कहेंगे। हम लोग को पता चल गया कि सरल आकृतियां जो होती है वो इस तरह की आकृतियां को सरल आकृतियां कहते हैं। ऐसा जो कॉम्प्लेक्स आकृति हो उसको हम लोग असरल आकृतियां कहते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा और भी आगे जानेंगे, बट चलिए अभी हम लोग सीखते हैं। ठीक है, अभी हम लोग सीखते हैं बहुभुज। बहुभुज, बहुभुज क्या होता है, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं पॉलीगन। ठीक है, अब बेसिकली पॉलीगन होता क्या है, कोई भी ऐसा क्लोज्ड शेप जो दो से ज्यादा साइड से मिलकर बना हो उसको हम लोग पॉलीगन कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे जैसे कि ये, इसका अगर साइड देखें, हम लोग भुजा देखें, तो एक ये भुजा है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, तो तीन भुजा से मिलकर ये बना है, तो ये भी एक पॉलीगन है। और वैसे ये है क्या, ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज यानी ट्रायंगल। ठीक है, तो एक ये हो गया। दूसरा अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो ये इस तरह का शेप, ये क्या है, ये एक चतुर्भुज है। इसमें भी देखेंगे हम लोग तो दो से ज्यादा भुजा मिलकर एक क्लोज्ड शेप बना है। ठीक है, चार भुजा इसमें, एक दो तीन चार, तो इस शेप को हम लोग क्या कहेंगे, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल। एंड ये भी क्या है, एक तरह के पॉलीगन्स है। अगर हम लोग इधर देख लें, तीसरा में एक पेंटागन बनाते हैं। ये क्या है, ये पांच भुजा से मिलकर बना है, इसको क्या कहते हैं, पंचभुज। क्या कहते हैं, पंचभुज। एंड इंग्लिश में क्या कहते हैं, पेंटागन। ठीक है, उसी तरह से और भी हम लोग देख लेते हैं कुछ और शेप्स। जैसे अगर इसकी बात करें, ये क्या है, ये एक हेक्सागन है, मतलब कि षटभुज कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको, षटभुज कहते हैं, यानी हेक्सागन। ठीक, उसी तरह से अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा शेप है जो सात भुजा से मिलकर बना हो, ये छह भुजा से मिलकर बना है, ये सात भुजा से, एक दो तीन चार पाँच छः सात। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, सप्तभुज कहते हैं।
सप्तभुज कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं हेप्टागोन। बेसिक हम लोग को बहुभुज में यही जानना रहता है कि बहुभुज होता क्या है। तो बहुभुज के बारे में हम लोग को पता चल गया, ऐसा कोई क्लोज शेप जो दो से ज्यादा भुजाओं से मिलकर बना हो, उसको क्या कहते हैं, बहुभुज कहते हैं। अगर आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसके भुजा क्या है, जैसे कि अगर हम लोग इस ट्रायंगल की बात करें, ये ट्रायंगल, तो इसका भुजा क्या है, एक ये भुजा है, एक ये भुजा है और एक ये भुजा है। ये तीनों क्या कहलाएगा, इसका भुजाएं कहलाएगी। ठीक है, भुजाएं कहलाएंगे। उसके बाद अगर इसमें भी देखें तो ये एक भुजा, ये एक भुजा, ये एक भुजा, ये एक भुजा। ठीक, इसमें कौन 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 सा हो जाएगा, ये। समझ में आ गया कि पॉलीगन्स किसको कहते हैं, बहुभुज किसको कहते हैं। बहुभुज के यही शेप है। एंड हम लोग चाहे तो 7 के बाद 8 भी बना सकते हैं, 9 भी बना सकते हैं। फिलहाल समझने के लिए इतना काफी है। तो ये हो गया बहुभुज। अब हम लोग सीखेंगे बहुभुज के विकर्ण। ठीक है, तो इसको उतार लीजिए। तो अब हम लोग सीखेंगे बहुभुज के विकर्ण। बहुभुज के विकर्ण क्या होते हैं उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, डायगोनल्स ऑफ पॉलीगन्स। जितने भी पॉलीगन्स है उसके डायगोनल्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम लोग ध्यान से देखें, हम लोग की पहला ये लेते हैं, पहला हम लोग ये ले लेते हैं। ये क्या है, ये एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज। ठीक है, चलिए तो देखते हैं डायगोनल्स क्या होता है। इसका अगर नाम ले लें हम लोग ABCD। ठीक है, इसके सारे एक कोण का नाम ले लेते हैं ABCD। ये कोण है, इसी को क्या कहते हैं, शीर्ष भी कहते हैं। ठीक है, एंगल भी कहते हैं। ठीक, ये क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल है। अगर इस क्वाड्रिलेटरल में हम A को C से मिला दे, ठीक है, एंड D को B से मिला दे, तो ये जो AC है ना और ये जो DB है, ये दोनों क्या है, डायगोनल्स है, मतलब विकर्ण है। तो अब समझ में आ गया कि विकर्ण क्या होता है। ठीक, उसी तरह से अगर हम लोग एक काम करते हैं, एक पेंटागन ले लेते हैं, पेंटागन। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं PQRS। ठीक है, अगर इस पेंटागन में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसको भी हम लोग मिला सकते हैं। देखिए कौन कौन सा पॉइंट किससे किससे मिलेगा, ये इससे मिलेगा, फिर ये इससे मिलेगा, फिर इस पॉइंट को ये इससे मिलेगा, ये इससे मिलेगा, फिर इस पॉइंट को देख लेते हैं, ये इससे मिलेगा और ये इससे तो मिला हुआ है। मतलब ये जो पॉइंट है, अगर हम लोग यहां से देखें P से S, ठीक, उसके बाद P से S के बाद P से R, उसके बाद PQRST, इसको T रख लेते हैं। ठीक है, T से Q, फिर T से R, फिर उसके बाद S से Q। ये सारे जो हैं ये हम लोगों को विकर्ण या डायगोनल्स कहलाएंगे। समझ में आ गया कि डायगोनल्स ऑफ पॉलीगन्स क्या होता है। उसी तरह से अगर हम लोग क्या करें, एक हेक्सागन ले लें। ठीक है, तो डायगोनल्स ऑफ पॉलीगन समझ में आ रहा है कि क्या होता है। अगर हम लोग एक हेक्सागन ले लें, ये इसको दूसरा मान लेते हैं, ये तीसरा, ये मान लो कि ये एक हेक्सागन है, ABCDEF। तो इसके भी डायगोनल्स निकाल सकते हैं हम लोग। क्या करेंगे, इसको इससे जोड़ेंगे, इसको इससे जोड़ेंगे, इसको इससे जोड़ेंगे, मतलब समझ में आ गया। ठीक है, तो ये ही जो होता है ये डायगोनल्स ऑफ पॉलीगन्स होता है। तो अब अगले लेक्चर में हम लोग इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ पॉलीगन्स के बारे में सीखेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए ये समझ में आ गया कि डायगोनल्स ऑफ पॉलीगन्स क्या होता है, इसको नोट कर लीजिए।